Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 25th April 2020, we are going to start chapter 3rd of our book. We will discuss exercise 3.1 and definitions of chapter 3rd in this lecture. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको गाइड कर दूं कि N1 ने डिटेल में चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया था, फिर हमने उसको समर वेकेशन होमवर्क से जो है वो रिवाइज़ किया। अब चैप्टर 3 P1 ऑलरेडी पढ़ चुकी है, लेकिन P1 और N1 दोनों के लिए बेटे यही है कि आपने चैप्टर 3 डिटेल में अपने समर वेकेशन होमवर्क की जो नोटबुक है उस पर राइट करना है। डेली बेसिस पे मैं आपको एक एक एक्सरसाइज करवाऊंगी और समर पैक के हवाले से गाइड करती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन समर पैक में भी शामिल है। जब आप डिटेल में चैप्टर 3 को पूरा जो है वो रिटन प्रैक्टिस भी करोगे और अपनी नीट नोटबुक भी तैयार कर लोगे चैप्टर 3 की, तो आपका डेफिनेटली जो है वो समर पैक का जितना काम है चैप्टर 3 का वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर। तो लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर में हमारे पास बेटे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ एक नंबर है a⁻x इज इक्वल टू y। तो जब हम इसको लोगार्थमिक फॉर्म में लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा देन x इज कॉल्ड द लोगार्थम ऑफ y। x को यानी ये जो उसका एक्सपोनेंट है उसको y का लोगार्थम कहा जाता है और बेस इसकी क्या होगी a। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि ये आप लिखते हो log y। ये बेस जब लिखनी है तो यहाँ इसके साथ log के साथ एक कॉर्नर पे छोटा सा a लिख दोगे जो कि इक्वल है a के। इसका मतलब है कि जब आप a बेस में y का log लोगे तो आंसर x आएगा। लेकिन बेटे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो ये कि जो a है यानी जो बेस है ना तो उसको 1 होना चाहिए और ना ही उसको जो है वो कोई नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी वो 0 से बड़ा हो और 1 से भी बड़ा हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और जो y है जिसका आप log ले रहे हो उसे भी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आपकी लोगार्थम की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम। अच्छा बेटे, जब आप लोगार्थम फाइंड आउट करते हो उसके दो हिस्से होते हैं, एक डेसिमल पॉइंट से पिछले वाला और एक डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है जिसे आप सही अददी हिस्सा या इंटेग्रल पार्ट कहते हो लोगार्थम का, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको उर्दू में कहा जाता है खासा। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम का सही अददी हिस्सा इस कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक नंबर लिया 2, उसका लॉग लिया तो उसका आंसर आया 0.3010। तो ये वाला जो स्टार्ट वाला 0 है जो इशारिये से पहले वाला है, ये इस log 2 का कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये इसका डेसिमल पार्ट से पहले वाला हिस्सा है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास डेफिनेशन है मेंटिसा की। मेंटिसा ऑफ लोगार्थम जो है उसका डेसिमल पार्ट होता है। द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगार्थम, जो लोगार्थम का डेसिमल पार्ट है इस कॉल्ड मेंटिसा, उसे मेंटिसा कहते हैं। इसके लिए भी एग्जांपल वही राइट की है मैंने, log 2 लिया है तो हमारे पास आ जाता है 0.3010। जो इसका इशारिये वाला हिस्सा है ये 0.3010, ये बेटे हमारे पास इसका मेंटिसा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में डिफरेंस ये है कि कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है और मेंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, डिफरेंस है हमारे पास कॉमन लोगार्थम और नेचुरल लोगार्थम में। ऐसे लोगार्थम जिनकी बेस 10 होती है उन्हें हम बेस वो जो कॉमन लोगार्थम कहते हैं, और ऐसे लोगार्थम जिनकी बेस ई होती है। ई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है जिसको जो है इसकी बेस में लिखा जाता है, तो तब इसकी जो है वो जो आंसर आता है लोगार्थम का उसे हम नेचुरल लोगार्थम कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटे। द लोगार्थम, वो लोगार्थम विद बेस 10, जिनकी बेस 10 होती है, इज़ नोन एज कॉमन लोगार्थम, उसे कॉमन लोगार्थम कहते हैं। और नेचुरल लोगार्थम में सिर्फ यही आएगा, बेस 10 को रिप्लेस कर दोगे बेस ई से। द लोगार्थम विद बेस ई इज़ नोन एज नेचुरल लोगार्थम, उसे आप नेचुरल लोगार्थम कहते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एंटी लोगार्थम की। बेटे जब आप जो है वो लोगार्थम फाइंड आउट करते हो किसी नंबर का तो उसकी क्यों फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअली लोगार्थम जो है वो ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशन को रैपिड और जो है वो एक्यूरेट जो है वो कर सकते हैं।
तो जब आपने अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद उस पे आपने लॉगरिथम का फैक्ट ख़त्म करना है ताकि आपके पास एक्चुअल जो है वो मेजरमेंट या एक्चुअल डिजिट्स आ जाए। तो उस लॉगरिथम के असर को ख़त्म करने के लिए हम उसका उलट लेते हैं जिसको एंटी लॉगरिथम कहते हैं। तो एंटी लॉगरिथम एक्चुअली वो नंबर होता है जिसका आपके पास लॉगरिथम गिवन होता है। एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन भी बेटे यही है, द नंबर वो नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन, जिसका लॉगरिथम दिया गया होता है, इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम, उसको एंटी लॉगरिथम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का, वो वाली डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करेंगे और इस डेफिनेशन को समझ के आज की पूरी एक्सरसाइज हमारे पास सॉल्व होगी। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो नाम से पता चल रहा है कि ये नंबर्स को लिखने का एक तरीकाकार या अंदाज है। इसमें आपने किसी भी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो है बहुत छोटी वैल्यूज़ जैसे सेल का डायामीटर या उसका रेडियस वगैरह हो गया, या फिर जो है वो आप किसी सेंसिस यानी मर्दमशुमारी हो रही है और उसके लिए डाटा कलेक्ट हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। इतनी बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को लिखते वक्त अगर हम उनको आम नोटेशन में लिखते हैं तो लिखते वक्त मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। उन मिस्टेक से बचने के लिए और अपनी कैलकुलेशन को रैपिड बनाने के लिए इसको 10 की पावर में लिखा जाता है। जो 10 की पावर में लिखने का तरीकाकार है उसे बेटे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आपके पास कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी वैल्यू गिवन है, आपने उसको जो है वो 10 की पावर में लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से जो 1 से लेके 10 के तक इनके दरमियान हो सकता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल्स पे जाएंगे। अ नंबर वो नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n। यहाँ a से मुराद क्या है? a कोई भी एक नंबर हो सकता है जो 1 भी हो सकता है लेकिन और 1 से बड़ा भी हो सकता है, यानी 0 या कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और 10 से उसको हर हाल में छोटा होना चाहिए, यानी 1 से 10 के दरमियान वो कोई भी नंबर हो सकता है। और जो n है यहाँ पे हमारे पास इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बेटे पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पावर 0 हो। इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तमाम नंबर शामिल होते हैं। इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब बेटे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये होता है कि आपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। जब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाएगा तो जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात आपको डेसिमल पॉइंट को फॉरवर्ड मूव करवाना पड़ेगा और बाज़ औक़ात बैकवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जितने डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट जंप करता है वो 10 की पावर बनती है। अब फिर वो उस लिहाज से हम देख लेते हैं कि अगर वो बैकवर्ड मूव कर रहा है यानी पिछली तरफ तो उसमें 10 की पावर पॉजिटिव की आ जाएगी, और अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो उसमें 10 की पावर नेगेटिव की बनेगी। ये बेटे साइंटिफिक नोटेशन है, इसी से रेलिवेंट हमारी पूरी एक्सरसाइज है, उसे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का आपके पास बेटे पहला क्वेश्चन है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 5700। तो बेटे इसमें डेसिमल पॉइंट अगर नहीं गिवन तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट उसके लास्ट पे है। यहाँ से डेसिमल पॉइंट ने मूव करना है 3 डिजिट्स पीछे तक। 3 डिजिट्स पीछे तक क्यों मूव करना है? मैंने आपको कहा था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 5, यानी डेसिमल पॉइंट इस ज़ीरो से यहाँ इस जो है वो 5 के बाद जा रहा है, तो आप पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5.7। और चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आप 1 या 2 डिजिट्स लिख सकते हैं, जितनी भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद अब देखें कि कितने डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट ने क्रॉस किया है। इस 0 को क्रॉस किया है, उसके बाद बेटे इस 0 को क्रॉस किया है, और उसके बाद इस 7 को क्रॉस किया है। तो ये जो 3 डिजिट्स टोटल हमारे पास आ जाते हैं, इनसे फिर 10 की पावर बनती है हमारे पास 3। चूँकि डेसिमल पॉइंट पीछे को मूव कर रहा है यानी लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो इसकी 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 3 बनेगी। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। सेकंड में आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट में कि काफ़ी बड़ी वैल्यू आपको दी हुई है। बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, वही 2 रूल्स हैं कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल पॉइंट जाएगा। इसमें भी डेसिमल पॉइंट आपको नहीं नज़र आ रहा तो डेफिनेटली फिर उस पूरी जो है वो वैल्यू के लास्ट पे मौजूद होता है डेसिमल पॉइंट।
तो आपने जब इस 4 के बाद लेके गए हैं डेसिमल पॉइंट, तो देखते हैं कितने डिजिट्स को जंप किया डेसिमल पॉइंट ने। यहाँ से डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बस इस 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 4 को डेसिमल पॉइंट ने जंप नहीं किया। तो ये टोटल 7 डिजिट्स बनते हैं, और चूंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि पे से पीछे और पे से ही पॉजिटिव। तो ये जो है वो अगर डेसिमल पॉइंट आप पीछे को मूव करवाओगे तो वो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव बनेगी। 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7, ये बेटे इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वैल्यू, अगेन उसमें भी काफ़ी बड़ी वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप उसको फर्स्ट, इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो लास्ट पे लगाओगे। जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट जाएगा, ये आ जाएगा 9.6। आप 9.60 मतलब इसके साथ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो इस तरफ डेसिमल पॉइंट के बाद। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ये 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट ने क्रॉस किया है। तो ये बेटे आपके पास 10 रेज़ टू पावर 7, और पॉजिटिव 7 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट पीछे को मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है 416.9। अब इसमें पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि पॉइंट है 416 के बाद, हमने कहा था 1 से लेके 9 तक, यानी 1 से 10 के दरमियान किसी जो है वो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को एक दफ़ा बेटे यहाँ मूव करवाती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। 41 भी 1 से 10 के दरमियान नहीं है। अगर यहाँ पे लेके जाऊँगी डेसिमल पॉइंट को, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, और 4 डेफिनेटली 1 से लेके 10 के दरमियान है एक नंबर। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट्स 2 डिजिट्स पीछे मूव करेगा। ये आपके पास आ जाएगा 4.169। मैंने आपसे कहा था डेसिमल पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या तीनों लिख दें, ठीक है। अब इसकी बार ना हमने इस 9 को काउंट करना है ना इस 6 को, एक हम इस 1 को काउंट करेंगे और एक हम इस 6 को काउंट करेंगे जब 10 की पावर बनाएंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ने सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स को क्रॉस किया है। तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 2, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये आपके पास डेसिमल पॉइंट जो है वो पीछे को मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 83,000। इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं मेंशन, डेसिमल पॉइंट लास्ट पे लिखा हमने, तो ये आपके पास द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट जाएगा, तो ये बेटे आ जाएगा 8.3। अब काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो जंप करेगा, 1 2 3 एंड 4। टोटल ये 4 डिजिट्स हैं, और चूँकि ये डेसिमल पॉइंट बैकवर्ड मूव कर रहा है तो ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा पॉजिटिव वाला, और डेसिमल पॉइंट के बाद आप 1 या 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। अभी तक बेटे हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें 10 की पावर पॉजिटिव बन रही थी। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास 6 वाला पार्ट है, इसमें 0.00643 यानी 1 भी कंप्लीट नहीं है। 1 का भी कुछ जो है वो 1000 या उसका जो है वो मिलियन वाला पार्ट गिवन है आपके पास, यानी इतनी छोटी वैल्यू है। अब आपने इस छोटी वैल्यू को भी वही लिखने का तरीकाकार, रूल्स आपके चेंज नहीं हो रहे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के। आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लाना है आपने, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आगे को मूव करेगा, यानी राइट साइड पे मूव करेगा। जब राइट साइड पे मूव करेगा तो बेटे 10 की जो पावर बनेगी वो नेगेटिव होती है। अब आपने जो है वो देखना है कि कितने डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट ने जंप किया है, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 6। तो आपके पास आ जाएगा 6.43, यानी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट फिर शुरू वाले ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। नेगेटिव किस वजह से, क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे या अगली तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 0.0074। अगेन जो है वो 1 से छोटा नंबर है, तो जब भी आपके पास यहाँ 1 से छोटा नंबर होगा, ये बात याद रखें कि नेगेटिव में उसकी पावर बनेगी 10 की। तो आपने डेसिमल पॉइंट को अगली तरफ मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाने के लिए। तो ये बेटे आपके पास आएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। अब -3 क्यों आया, ये वाला 0 को डेसिमल पॉइंट ने जंप नहीं किया। एक ये आपके पास 0, एक ये वाला और एक ये वाला नंबर
4 को भी हम शामिल नहीं करें, क्योंकि 7 तक जब डेसिमल पॉइंट आता है तो हमारी साइंटिफिक कंडीशन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये 7 जो है वो हमारे इसके पहले क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट आपके पास अगेन एक वैल्यू है जो काफ़ी बड़ी है, और इसमें ये देखें ये वैल्यू जो है वो बेटे 1 से ग्रेटर देन है। 1 से लेस देन होती है तो नेगेटिव में पार बनती है, 1 से ग्रेटर देन होगी तो पॉजिटिव की पार बनेगी। यहीं से ये बात आपको जो है वो याद हो सकती है। नेक्स्ट अब हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल पॉइंट लेके आना है, तो डेसिमल पॉइंट नहीं मौजूद तो इस क्वेश्चन के लास्ट पे होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, इसके बाद 00 आप लिख सकते हैं पॉइंट लगा के, नहीं भी लिखना चाहते तो वो भी ठीक है। कितने डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट जंप करके आएगा, ये 3 ज़ीरोज़, ये 3 ज़ीरोज़, टोटल 6 हो गए, और ये वाला भी 0, टोटल 7। यहाँ तक टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। चूँकि ये जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है इसलिए 10⁻⁻7, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। नेक्स्ट आप वैल्यू देख रहे होंगे, इंतहाई छोटी वैल्यू है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि यहाँ पे इसके डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो कंप्लीट 1 भी नहीं है, 0 है। फिर वही तरीकाकार के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.95। अब हम उन सारी वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, उन सारे डिजिट्स को जिसको हमारे डेसिमल पॉइंट ने जंप किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिर्फ यहाँ इस 3 तक काउंट करेंगे, इस वाले 0 से शुरू होकर जहाँ से डेसिमल पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, तो ये 9 बनती है। चूँकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव जो है की पार बनेगी 10⁻⁻9। नेक्स्ट आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही होगी, इसमें अब बेटे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखने क्वेश्चन हमारा वही है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने न्यूमिनेटर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है और फिर डिनोमिनेटर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास है, इसमें ये 1 से ग्रेटर देन है तो जाहिर सी बात है इसकी पॉजिटिव पार बनेगी। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जब डेसिमल पॉइंट जाएगा, नहीं मौजूद इस क्वेश्चन में तो यहाँ लास्ट पे होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाएगा तो ये 2 के बाद आ जाएगा, हम लिखेंगे 2.75 और इन सारे डिजिट्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ मैं आपको बताने के लिए या काउंट करवाने के लिए यहाँ पे हर एक के साथ डेसिमल पॉइंट लगा रही हूँ। आपने बेटे ये अपनी पेंसिल को इस पेज से दूर रखना है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक वैल्यू में सिर्फ एक जगह पे डेसिमल पॉइंट नज़र आना चाहिए, आपने बार बार नहीं लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2.75, जितने डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट जंप करके आगे आया वो 10⁻5 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद बेटे डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो लेस देन है वो 1 से, तो 1 से लेस देन है तो इसका मतलब है उसकी पार जो है वो नेगेटिव की बनेगी। डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 तक जाएगा जो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो यहाँ पे जो है वो -3 क्यों आया, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 2, इन 3 डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट ने जंप किया था तो इसलिए इसकी पार जो है वो 10⁻3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाला था। नेक्स्ट आपने जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के रूल्स सीखे हैं उन्हीं की मदद से अब आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी 10 की पार को ख़त्म करना है। तो बेटे जब 10 की पार पॉजिटिव की बन रही थी तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाते थे, अब उसको ख़त्म करना है तो डेसिमल पॉइंट फिर लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। देखते हैं इसे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ पे मौजूद है। 10 नेगेटिव पार कैसे बनी थी, जब ये डेसिमल पॉइंट आगे को मूव किया था। अब इसको ख़त्म करना है तो 4 टाइम्स ही डेसिमल पॉइंट पीछे मूव करेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 4 डिजिट्स नहीं है, तो जितने डिजिट्स कम पड़ेंगे फिर बेटे उतने हम ज़ीरोस लगाएंगे। 6 को जंप किया, 1 डिजिट हो गया, टोटल 4 डिजिट्स हमें चाहिए थे तो 3 ज़ीरोज़ लगाए। ये देखें 6 और 3 ज़ीरोज़, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। ये जो स्टार्ट वाला डेसिमल पॉइंट है उसको काउंट नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए आप यहाँ लगाते हो। रिपीट कर रही हूँ इसको कि नेगेटिव की पार ख़त्म करने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट को पीछे को मूव करवाना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है।
पॉजिटिव की पार ख़त्म करने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट बनाने के लिए क्या किया था, डेसिमल पॉइंट को तो उसे ख़त्म करने के लिए फिर हम बेटे डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड नेक्स्ट मूव करेंगे और जितने डिजिट्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं उतने हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। 5.06 है तो 2 डिजिट्स यही आ जाएंगे और नेक्स्ट हमें फिर 8 डिजिट्स लगाएंगे, जिससे ये हमारे पास 10⁻10 ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर आ गया। नेक्स्ट बेटे आज के लास्ट 2 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के। 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ये नेगेटिव पार है। नेगेटिव पार को ख़त्म करने का तरीका आपको पता है कि अब डेसिमल पॉइंट को फिर हम जो है वो बैकवर्ड मूव करवाते हैं कि पहला डिजिट हमारे पास 9 आ जाएगा, लिखेंगे हम ये सारा ही 9.018। चूँकि डेसिमल पॉइंट यहाँ 9 के बाद था तो यहाँ से डिजिट्स काउंट करना शुरू करेंगे 9 और फिर नेक्स्ट 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो इस 9 समेत ये 5 ज़ीरोज़ डाल के टोटल 6 डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट जंप करेगा और यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और स्टार्ट वाला 0 आप लगाते हो ताकि ये डेसिमल पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए, लेकिन उसको काउंट नहीं करते। अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव पार को ख़त्म करना है हमने, तो 7.865 है, 7 काउंट नहीं करेंगे जब डेसिमल पॉइंट को हम नेक्स्ट मूव करवाएंगे। 8, 6 एंड 5 3 डिजिट्स ये और 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे हम, तो ये हमारे पास 10⁻8 नेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। आपने डेफिनेशंस याद करनी है चैप्टर 3 की जितनी मैंने आज आपको पढ़ाई, और साथ आपने एक्सरसाइज 3.1 की अपनी नीट नोटबुक पे मैथमेटिक्स के समर वेकेशन होमवर्क पे प्रैक्टिस करनी है। ये काम P1 और N1 दोनों के लिए है। दोनों ने अब कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिटेल में अपनी समर वेकेशन होमवर्क पे राइट करना है। चैप्टर 1 और 2 की तो हमने समर वेकेशन के हवाले से सिर्फ प्रैक्टिस की थी क्योंकि वो दोनों चैप्टर्स आप डिटेल में पढ़ चुके थे। तो यहाँ से आपने जो जब एक्सरसाइज 3.1 आज मैंने लिखवाई है उसको आप अपनी नीट नोटबुक पे लिखोगे और इसी तरह पूरा चैप्टर जब आप लिखोगे तो ज़ाहिर सी बात है समर वेकेशन के जितने क्वेश्चन उसमें शामिल हैं वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। रिटन प्रैक्टिस रफ नोटबुक पे भी करेंगे आप लोग। डेफिनेशंस के हवाले से बता दूं कि आपकी बुक की समरी में चैप्टर के अंदर और लास्ट पे जो बुक के ग्लोसरी होती है वहाँ पे भी डेफिनेशंस मौजूद हैं। थोड़ी बहुत वर्ड्स की ऑल्ट्रेशन से आप कहीं से भी वो डेफिनेशंस याद कर सकते हैं। अब बेटे आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। तो 10 की पार में लिखते हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये मतलब होता है, और ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है आपने उस 10 की पार को ख़त्म करके जैसे वो एक्चुअल नंबर होता है उस तरह लिखना है। अब डेसिमल पॉइंट को जो है पॉजिटिव पार कब बनेगी और नेगेटिव कब बनेगी, जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाओगे तो पॉजिटिव पार बनेगी, और जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव पार बनेगी। इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट पिछली तरफ मूव कर रहा है तो पार पॉजिटिव और अगली तरफ मूव कर रहा है तो पार नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखते क्यों हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटे मैंने आपको बताया कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़, इनमें अगर आप एक ज़ीरो या एक डिजिट जो है वो गलत लिख देते हो या रिपीट हो जाता है आपसे डिजिट, तो सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जब आपके पास जो है वो कोई काफ़ी बड़ी वैल्यू है, आपने उसको 10 की पार में लिख दिया है, तो फिर उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक आपकी कैलकुलेशन रैपिड हो जाती है, दूसरी एक्यूरेट यानी फ्री ऑफ एरर होती है। इस वजह से हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज एक्सरसाइज करवाई है 3.1 आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे अपनी नीट नोटबुक पे और रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।